क्यों आपको लगता है कि विविधता की बात करने वाला जो भारत है वहां पर राष्ट्रवाद के खिलाफ ये फैसला जो कि मोदी सरकार की तरफ से इस वक्त लिया गया है? मैं तो ये कहती हूं कि जो मौलिक अधिकारों का हनन हुआ बैन लगाने के साथ आरएसएस को लेकर कर्मचारियों पर, उस मौलिक अधिकारों के हनन के फैसले को पलट दिया है बीजेपी सरकार ने। आजादी तो होगी, अगर कोई एम्प्लॉय जाना चाहता है, आरएसएस की शाखा में शामिल होना चाहता है, वो बाध्य तो नहीं रहेगा कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि सरकारी आदेश है। आपको बता दें, आरएसएस जो इतना लंबी लंबी बात करती है, ये पहली वाहिद हिंदुस्तान की ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कोई अकाउंट का लेखा जोखा नहीं है। अरबों का ट्रांजैक्शन होता है इनके पास ना एफसीआरए है, इनके पास ना कोई अकाउंटेबिलिटी है, ना होम मिनिस्ट्री में रजिस्टर्ड है, ना फाइनेंस मिनिस्ट्री में रजिस्टर्ड है। ये है आरएसएस, जिसने तिरंगा को फैलाने से रोक नहीं माना, जिसने भारत के संविधान को नहीं माना था, जिसने तिरंगा को नहीं माना था, वही आरएसएस। सरदार पटेल से बड़ा देश का कोई समर्पित बेटा नहीं हो सकता है। सरदार पटेल से बड़ा कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं हो सकता। सरदार पटेल ने बैन किया था, कोई और किसी ने नहीं बैन किया था। जिनको ही फोटो लगाते हैं सरदार पटेल साहब का, उन्होंने बैन किया था। बड़ी बड़ी मूर्ति लगवाए गुजरात में, उन्होंने किया था। और बैन हटाया किसने था सर? बैन फिर हटाया किसने था सर? बात सुन लीजिए। अरे हटाया किसने था ये भी तो बता दीजिए सर, अधूरी जानकारी दर्शकों को क्यों देनी? हटाया किसने था हसन साहब? अरे चिल्लाइए मत, बोलने दीजिए। अरे मैं चिल्ला नहीं रही हूँ, मैं काउंटर क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि हटाया किसने था? सुनिए, जब संघ ने लिख कर दिया कि मैं तिरंगा को मानूंगा, मैं संविधान को मानूंगा, मैं देश के कानून को मानूंगा, तब बैन हटा था। और आरएसएस जो है, अजमेर ब्लास्ट हो, मक्का मस्जिद ब्लास्ट हो, उसमें आरएसएस के लोग का नाम आया था। आप पता कर लीजिए। अभिनव भारत जैसा टेरर ऑर्गेनाइजेशन जिसमें अजमेर ब्लास्ट और मक्का मस्जिद ब्लास्ट हुआ था, उसमें आरएसएस के लोग का नाम जुड़ा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में आरएसएस ने बाबरी मस्जिद को शहीद करने में झूठ बोला है। आरएसएस का मतलब ही है झूठ फैलाना। बाबरी मस्जिद शहीद, कहां से आरएसएस देशभक्त हो सकता है? बिल्कुल ठीक है। मुझे पूछने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आरएसएस के लिए आपका जो नफरती प्रेम है वो मुझे पहले से पता है। जो नेशनल चैनल पे इस तरीके के बिना जो है जाने समझे कोई बात करना उचित नहीं होता है। अगर एआईएमआई के जो प्रवक्ता थे कुछ भी बोल रहे थे, देखिए गलत बयानबाजी मत करिए, इससे जो है आपको नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। रही बात देश को जोड़ने का काम करता है आरएसएस, कभी देश को तोड़ने की बात नहीं करता। जो देश को तोड़ने वाले लोग हैं उनको बताने की आवश्यकता नहीं, सब जानते हैं कौन है। रही बात आपने कहा कि कौन सा नियम ऐसा है, आपने बताया ना फॉरेन ट्रांजैक्शन का जो भी जो है, आप बताइए कौन सा ऐसा आदेश है, कौन सा ऐसा रूल है, रेगुलेशन है जो कि आरएसएस फॉलो नहीं करता है। और आपकी पार्टी और आपके लोग क्या अभी तक सो रहे थे? क्या आज सो के उठे हैं आज? और रही बात, एक बात मुझे बता दीजिए, मुझे लगता है आप रट के आए हैं, आपने रटा है, बहुत अच्छा रटा है, लेकिन मुझे आप बता दीजिए आपकी पार्टी का नाम क्या, फुल फॉर्म क्या है? AIMIM का फुल फॉर्म क्या है? इससे पता लग जाएगा कि आप कितने अच्छे हैं और आप किसके बारे में सोचते हैं। फुल फॉर्म पता है आपकी पार्टी का? नहीं पता ही होगा सर, प्रवक्ता पता ही होगा, प्रवक्ता है, क्यों नहीं पता होगा उनको फुल फॉर्म? सर पता ही होगा, प्रवक्ता है तो पता ही होगा ना उनको फुल फॉर्म। नहीं, पूरे देश की बात करें, देश प्रेम की बात करें, आप किसके प्रेम की बात करते हैं? अपने पार्टी का नाम बताइए ना। नहीं पर यार मैं कह रही हूँ सर, प्रोफेसर विवेक साहब, मैं ये कह रही हूँ कि आरएसएस विरोध तो करते ही हैं, ये इसमें तो कुछ छुपी बात नहीं है। मैं तो उस फैसले की बात कर रही हूं जिसमें सरकारी कर्मचारियों को अब कोई बाध्यता नहीं रहेगी कि वो आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो पाएंगे। ये उनके लिए तो रिलीफ है ना भाई। अगर कोई चाहता है आरएसएस के किसी कार्यक्रम में शामिल होना, कटियार साहब, तो फिर उसको रोका क्यों जाए इस कानून, इस बाध्यता के तहत? हाँ बोलिएगा विवेक। केवल 10 सेकंड। देखिए कोई भी हम ऐसे लोग, आप जैसे लोग, सरकारी हो कोई गैर सरकारी कर्मचारी हो, वह स्वतंत्र है, कहीं पे जा सकता है। कोई पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है। आप मंदिर जा सकते हैं, आप मस्जिद जा सकते हैं, आप किसी सामाजिक संगठन में जा सकते हैं, आप किसी कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इतना ही लेना देना है आरएसएस का और यही काम करता है। अगर आपको ब्यूरोक्रेसी का दखल तो रहता है ना सरकार में, ब्यूरोक्रेसी का दखल तो रहता है ना। आप हालांकि जो हो रहा है वो उसमें कुछ नया नहीं है। मैंने पहले एग्जाम्पल दिया कि कांग्रेस की सरकार में जो बड़े पदों पर बैठे हुए लोग थे वो लेफ्टिस्ट विचारधारा के रहे, बीजेपी के समय वो राइटिस्ट विचारधारा में, इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन मैं ये कह रही हूं कि एक इन्फ्लुएंस तो रहता है ना उस विचारधारा का, सिर्फ इतनी सी बात है। कटियार साहब जल्दी से आपसे जवाब लूंगी, आती हूं सर, थोड़ा सा समय दीजिएगा। कटियार साहब जल्दी से, फिर आदिल साहब आपसे भी रिएक्शन लूंगी, रमनीश वत्स से आती हूं आपके पास। पूर्णिमा की दो तरफ मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने अभी स्पष्ट किया कि सांप्रदायिकता की राजनीति अब फड़फड़ा रही है। जो कर्मचारी है उनकी प्रतिबद्धताएं बदलेगी, उससे जो फैसले होंगे और उनका जो प्रभाव होगा वो जमीन तक जाएगा। आज दो बातें साफ है।
एक तरफ है 52 साल तक आरएसएस ने अपना तिरंगा झंडा वहां नहीं फहराया, लोकतांत्रिक संविधान में उनकी आस्था नहीं आपकी है। पार्टी को नेता को तो भाई साहब ये नहीं पता है कि आरएसएस जो है विवेक साहब, जब आप बोल रहे थे, स्टेटमेंट जब आप देखिए, बोल रहे थे, आप मैं स्टेटमेंट सुन सुनिए रहा। अपनी अब पार्टी आप के प्लीज नेता का। बात सुनिए, उन्होंने आप आरएसएस को राजनीतिक आप ऐसे पार्टी मत का बोले बीच में। राजनीतिक पार्टी ऐसे डिबेट नहीं हो सकती। कोई सिंबल है। एक तरफ वो लोग हैं, ठीक है विवेक जी, पहले बात सुन करती लीजिए। है। विवेक जी पहले बात विवेक सुन जी, लेते हैं, बात बात सुन लेते बोले। हैं, बात सुन लेते हैं सर, फिर काउंटर रख दीजिएगा उसके बाद, पहले बात सुन जी। लेते हैं, बोलिएगा सर। पूर्णिमा जी, एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को मानने वाले हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान में जिनका कोई भरोसा नहीं है, जिनका तिरंगे के प्रति सम्मान नहीं है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो गांधी के हत्यारे हैं, हम हैं जो गांधी को सम्मान देते हैं, उनकी अहिंसा को मानते हैं और लोकतांत्रिक भावनाओं जिनके जमीन को उतारते हैं। एक तरफ वो लोग हैं छुआछूत, अंधविश्वास, पाखंड और चमत्कार को जमीन को उतारना चाहते हैं, हम लोग विज्ञान और संविधान को जमीन को उतारना चाहते हैं। मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने साफ कहा कि ये जो संगठन है, ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये संविधान विरोधी है, ये संविधान को खत्म करके आरएसएस का संविधान लाना चाहती है और बीजेपी अपने एजेंडे पे आ रही है। क्योंकि आरएसएस वो संगठन है जिसका संविधान में निष्ठा नहीं है, जिनकी अपनी कोई गाइडलाइन नहीं है। उस तरीके की जातीयता को बढ़ावा देना, छुआछूत, अंधविश्वास को बढ़ावा देना, हिंसा को बढ़ावा देना, और अगर गांधी को मारने वाले लोग भी अगर उस तरीके से मान्यता पाएंगे तो देश किधर जाएगा, ये अब देश को तय करना है, जनता को तय। ठीक है रमनीश साहब, क्योंकि संविधान को खत्म कर देगी बीजेपी, ये आरोप लगते रहे, अब ये कह रहे हैं कि आरएसएस की क्योंकि संविधान में कोई भावना ही नहीं है, संविधान में कोई विश्वास नहीं है, बैकडोर से ये आरएसएस की एंट्री करवा के अपने एजेंडे को पूरा करना चाहते हैं। सबसे पहली बात पूर्णिमा जी, देखिए योगी सरकार ने अभी जो कांवरियों के लिए फैसला लिया है तो इसमें कोई बाध्यता तो है ही नहीं, और इसमें ये भी ठीक है, इसमें बाध्यता नहीं है। यहाँ पे भी तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि वहां पे भी बाध्यता नहीं है। हिंदू मुसलमान सबको कहा गया कि बोर्ड पे आप अपना नाम लिखिए, लेकिन यहाँ पे भी तो सरकारी कर्मचारी के लिए बाध्यता तो है ही नहीं कि आप जाइए या ना जाइए, आपकी इच्छा पे ऊपर है। यहाँ पे किसी भी तरह का कंपल्सन तो नहीं है कि सरकारी कर्मचारी आरएसएस के कार्यक्रम में जाएंगे। जब कोई सरकारी कर्मचारी सरकार की नौकरी में जाता है तो एक मैनुअल होता है उनका, उस मैनुअल के पॉइंट्स पता है आपको क्या क्या रहते हैं? देखिए पता है आपको उसके पॉइंट्स क्या क्या रहते हैं? आप कह रहे हैं, आप ये कह दीजिए या तो कि अब वो मैनुअल भी बदल दिया जाएगा। क्या मुझे लगता है सबसे पहली बात है पूर्णिमा जी, आप ही क्लियर कर दिए, क्या मैनुअल चेंज हो गए हैं? क्या उसमें बाध्यता इस तरह की रखी गई है? क्या सरकारी कर्मचारी जाएंगे ही जाएंगे? नहीं, अभी तक के मैनुअल में ये था कि नहीं जाएंगे। मैं वही कह रही हूँ कि या तो फिर मैनुअल बदल जाएगा। यही बात है, अभी जो चीजें नहीं हुई है उसके ऊपर तो चर्चा हमें करना ही नहीं चाहिए। सबसे पहली बात, एक ही बात फिर से आती है दोबारा, सरकारी कर्मचारी के लिए कोई बाध्यता नहीं है। और बार बार देखिए, आदिल हसन जैसे लोग यहाँ पे प्रवचन ज्ञान दे रहे हैं जातीयता के ऊपर। अभी इन्होंने क्या कहते हैं, सपा के प्रवक्ता ने ज्ञान दे दिया, अरे जिसकी राजनीति जाति के ऊपर है भाई, वो जाति के ऊपर, जातीयता के ऊपर कैसे किसी तरह का प्रवचन दे सकती है? और पूरा देश जानता है, ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसकी एक ही सिर्फ है कि वो मुसलमानों के लिए राजनीति करती है, उसके अलावा उसकी कोई राजनीति का अस्तित्व ही नहीं है। वो यहाँ पे प्रेम की बात करे, भाईचारा की बात करे, सौहार्द की बात करे तो अटपटा सा लगता है। हमने सबने देखा ना कि पूरी दुनिया ने जान लिया कि किस तरह का प्रेम हमास के लिए, चाहे फिलिस्तीनियों के लिए प्रेम दिखा असदुद्दीन ओवैसी का। और यहां पे आप देखिए कि राहुल गांधी का ही देखिए, राहुल गांधी ने आरएसएस की तुलना किससे की थी? मिस्र के एक ब्रदरहुड आतंकी संगठन से। आप बताइए, पूरा देश जानता है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, सिर्फ और सिर्फ आरएसएस राष्ट्र निर्माण की बात करता है। आप कोई भी पार्क में चले जाइए, गली मोहल्ले में, हर जगह आप चले जाइए, वहां पे एक आरएसएस का एक भगवा झंडा मिलेगा। वहां पे जितने भी युवक वहां पे आरएसएस की चर्चा करते हुए नजर आएंगे, राष्ट्र निर्माण की बात करेंगे, सिर्फ समाज निर्माण की बात करेंगे। कभी भी देश को तोड़ने की बात आरएसएस ने नहीं की है। लेकिन ये तमाम सियासी दल जो है, जिनको खटक रहा है कि सरकारी कर्मचारी कहीं ना कहीं जो बीजेपी के पक्ष में न चला जाए, इस तरह की भ्रांतियां पैदा करने की कोई जरूरत ही नहीं है। जैसा कि मैंने बार बार मैं कहा, यहाँ पे कोई भी किसी तरह की बाध्यता नहीं है। हाँ, लेकिन बात आती है राष्ट्र निर्माण की, तो वो सरकारी कर्मचारी भी इसी देश के, इसी राष्ट्र के। आपको जितना प्रेम दिखाना है फिलिस्तीन के लिए दिखाइए, हमास के लिए दिखाइए, क्या कहते हैं, लश्कर तैयबा के लिए जितना दिखाना है इनको दिखाइए, जैसे मोहब्बत के लिए दिखाइए। लेकिन हमारा प्रेम तो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र के लिए रहेगा, देश के लिए रहेगा, भारत के लिए रहेगा।